नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात कर रहे हैं आजम खान की। एक बार फिर आजम खान का मसला सियासत का केंद्र बन गया है। दरअसल रामपुर से सीतापुर जेल शिफ्ट किए जाते इस वक्त आजम खान ने एक आशंका जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्हें उनके एनकाउंटर का डर सता रहा है। तो आखिर क्या वजह है कि ऐसा क्या लगा आजम खान को कि सीतापुर जेल शिफ्ट होते समय उन्होंने इस तरीके की आशंका जाहिर की। इसके बाद तो जैसे उत्तर प्रदेश की सियासत में तूफान मच गया। तमाम विपक्षी दलों ने एक साथ एक सुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोल दिया। बसपा के सांसद है दानिश, उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वो भी सामने आए और उन्होंने आजम खान को एक बड़ा मुस्लिम नेता बताते हुए उनके प्रति सहानुभूति जाहिर की। खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि जिस तरीके की सियासत की जा रही, यानी परिवार के तमाम सदस्यों को अलग अलग जेलों में जो भेजा जा रहा है, दरअसल ये गंदी सियासत का नतीजा है। आजम खान उम्र दराज हो चुके हैं और उनकी उम्र का तकाजा इस तरीके का नहीं है कि उन्हें इस तरीके से एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाए, लेकिन सरकार ने उनकी उम्र को भी ध्यान में नहीं रखा। ऐसे तमाम सारे आरोप एक साथ एक सुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगाए गए। इसके बाद बचाव में उतरे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिन्होंने अपने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है, कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है, आजम खान पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन इसमें भी शक नहीं कि आजम खान एक बड़े कद्दावर नेता है। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर उन्हें जाना जाता है और सिर्फ रामपुर सीट ही नहीं, उत्तर प्रदेश की तमाम जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं उसमें आजम खान की अच्छी पकड़ मानी जाती है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के दौर में वो हमेशा बगलगीर हुआ करते थे और उनके साथ तमाम चुनावी सभाओं में वो मंच पर उनके बगल में नजर आया करते थे। खास तौर से जहां पर मुस्लिम आबादी हुआ करती थी, जहां पर मुस्लिम बाहुल इलाके हुआ करते थे, तो वहां पर उनकी तकरीर मुलायम सिंह से पहले हुआ करती थी। ऐसे में इतने बड़े कद्दावर नेता को आखिर अपने एनकाउंटर का डर क्यों सता रहा है और जिस तरीके की सियासत इस वक्त आजम खान को केंद्र में रखकर की जा रही है, दरअसल उसके मायने क्या हैं? इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम इस चर्चा की शुरुआत करें, जरा सा आजम खान का वो बयान भी सुन लेते हैं जिसमें वो अपने एनकाउंटर की आशंका जाहिर कर रहे हैं। आप लोग कुछ भी हो सकता है, हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग कुछ भी हो सकता है। तो आपने सुना कि किस तरीके से आजम खान अपने एनकाउंटर की आशंका जाहिर कर रहे हैं। लगातार कई महीनों तक जेल में रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी रिहाई हुई थी और एक बार फिर से वो दोबारा उसी सीतापुर जेल में पहुंच गए जहां उन्होंने पहले भी एक लंबा वक्त गुजारा था। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपका सभी मेहमानों का आपसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आनंद दुबे जी मौजूद हैं। आनंद दुबे जी, आपका बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मनोज यादव जी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कुंवर सिंह निषाद जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रोहित अग्रवाल जी, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ भागीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो गए हैं। आप सभी आज बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा की शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि आनंद दुबे जी, जिस तरीके से आजम खान अपने एनकाउंटर की आशंका जाहिर कर रहे हैं, एक तरीके से सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं वो। आनंद दुबे जी। देखिए मानस जी, आजम खान साहब का ये जो बयान है वो पूरी तरह से सिर्फ और मीडिया अटेंशन लेने के लिए और सिर्फ राजनीतिक बयान है एक तरह से। और आजम खान साहब पूरी तरह से सुरक्षित हैं, कानून की अभिरक्षा में है, तो इसलिए उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये जरूर है कि पहली बार उनको कानून से डर लगा है और कानून का उन्होंने सामना किया। 2017 में रामपुर में किला मैदान में रैली हुई
उसमें आजम खान साहब ने कहा था, वो बयान मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कि ऊपर के फैसले खुदा करता है और यहाँ नीचे के फैसले हम करते हैं। यानी उन्होंने खुद को रामपुर का खुदा बताया और कहा कि रामपुर में वही होगा जो मैं फैसला करूंगा, और खुद को खुदा बताने की वजह से रामपुर ने उनको जुदा कर दिया। और एक बड़ा अच्छा शेर है कि जो फिर रहे थे कांच का पैकर लिए हुए, गाफिल को ये गुमा था कि पत्थर ना आएगा। तो रामपुर, आजम खान साहब जब भी उत्तर प्रदेश में सरकार में मंत्री रहे, तो उन्होंने एक नहीं सैकड़ों ऐसे काम किए जिनकी वजह से आज उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो शत्रु संपत्ति पे कब्जा हो, चाहे वो जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट में हेरफेर हो, या 2 पैन कार्ड बनाने का मामला हो, या अपने बेटे के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला हो, या तमाम ऐसे लोगों की जमीन जबरन औने पौने दाम में रजिस्ट्री करवा लेने का मामला हो, या सरकारी संपत्तियों पर कब्जे का मामला हो। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। आज वो जिस कानून से डर रहे हैं, जिस बुलडोजर की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने कार्यकाल में जब वो मंत्री थे तो सबसे ज्यादा बुलडोजर का इस्तेमाल रामपुर में आजम खान साहब ने किया। कहा जाता है कि आगे आगे बुलडोजर चलता था, पीछे पीछे आजम खान साहब चलते थे। 2014 में तो उन्होंने डीआईएस ऑफिस भी शिफ्ट करा दिया, एक जगह से उठाया और नगर निगम की जमीन पे ले जाके, नगर पालिका की जमीन पे ले जाके डीआईएस ऑफिस बनवा दिया। और जहां पर बनवाया वहां एक गरीब व्यक्ति का मकान था, उसके मकान को बुलडोजर से तोड़वा दिया, और वो भी आंधी और तूफान चल रहा था उस बीच में। वो तस्वीरें भी सबने देखी। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें उन्होंने की है, और जिसकी वजह से आज उनको इसका सामना करना पड़ रहा है। और देखिए, जितने भी मुकदमे हैं, या तो फर्जीवाड़े के हैं या जबरन कब्जा करने के हैं, इस तरह की चीजों का है। अब इस चीज को लेकर कोई कहे कि ये सियासत है, ये राजनीतिक द्वेष की वजह से किया जा रहा है, या उनको किसी खास वजह से टारगेट किया जा रहा है, तो ये राजनीति है, कोई कुछ भी कह सकता है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि उन्होंने जो गुनाह किए हैं, कोर्ट में अगर उनको फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में अगर सजा हुई है, तो अदालत ने सबूतों के आधार पर उनको सजा दी है। उनका राइट है, आगे बड़ी अदालत की तरफ रुख कर सकते हैं वो सारी चीज, लेकिन सबूत पेश हुए हैं। सबूतों के विश्लेषण के बाद, सबूतों के निरीक्षण के बाद अदालत ने उनको दोषी ठहराया है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने या उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो उनको दोषी नहीं ठहराया। उनको जो सजा मिली है वो अदालत से मिली। जी, मनोज यादव जी, जो सजा मिली वो अदालत से मिली, इसमें तो कोई शक नहीं किसी को। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में कोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी की और उसके पास ठोस साक्ष्य थे। उन साक्ष्यों के आधार पर तो वो दौर भी तो सबको याद ही, आपको भी याद होगा, हम लोग को भी याद है, लंबे समय से देखा भी है। और जो बात आनंद दुबे जी कह रहे हैं उससे पूरी तरीके से तो ना इत्तेफाकी तो आप भी नहीं रख पाएंगे, मेरे ख्याल से कोई पैनलिस्ट नहीं रख पाएगा। तो ये समय का चक्र है। मनोज यादव जी। जी बिल्कुल, बीजेपी आरोप बड़ी साफगोई से लगाती है, और इतनी साफगोई से, उतना साफ तो मेरे ख्याल से सफेद रंग नहीं होगा। बड़े सच्चे लोग हैं, भोले हैं, अच्छे लोग हैं, बता रहे हैं बीजेपी का उसमें कोई लेना देना नहीं। आकाश सक्सेना हिजबुल मुजाहिदीन जो संगठन है उससे आता है, वो बीजेपी का ना विधायक है, ना बीजेपी आरएसएस का कार्यकर्ता है। जो बातें बड़ी मासूमियत से कह गए हमारे बीजेपी वक्ता, आपके अंदर सिर्फ एक चीज है, नफरत। ना आपके पास डेवलपमेंट का कोई मॉडल है, ना उत्तर प्रदेश में आप कोई बेहतर है। इसीलिए आपको हर 6 महीने पे आप एक नया ट्रेंड बना लिया है कि आजम साहब पे अत्याचार करो, और आजम साहब पे अत्याचार करके उत्तर प्रदेश की आम जनता के मानस से अपने पूरे घपले, घोटाले, गड्ढे और गा से जो कुछ हो सकता है सब भुलवा दो। ये है कुल बात। मानस जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आजम साहब की यूनिवर्सिटी पे, आजम साहब पे इतने सारे आरोप लग गए, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि क्या वो किसी कमर्शियल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, बनवा रहे थे, निजी परिप्रेक्ष्य में बनवा रहे थे? क्या एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट के माध्यम से एक यूनिवर्सिटी बनी, यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट के माध्यम से जो चीजें बनती है उनकी कॉस्ट क्या होती है, लोगों को मिलने के लिए कितना पैसा लगता है, उसमें कितनी महंगी फीसेस होती है। मानस जी, एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नोएडा चलते हैं, नोएडा में अभी चलेंगे तो पता चल जाएगा। नोएडा चलते हैं, कम से कम क्या नहीं होंगे तो 100 कॉलेज नहीं होंगे नोएडा में या गाजियाबाद में, 100 से ज्यादा कॉलेज होंगे, और सारे के सारे कमर्शियल।
इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सारे हैं। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की सरकार अंधी, गूंगी, बहरी तीनों रोल अदा करती है। किसी कॉलेज की जांच करवाई आज तक? कितनी फीस ली जा रही है आज तक आपको कहीं पता चला? एक बड़ा मैं अच्छा उदाहरण देता हूं आपको। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में फीस नहीं बढ़ेगी बच्चों को। यूनिवर्सिटी और आजम साहब पे चर्चा, इसलिए उदाहरण देना बनता है। कौन से स्कूल, कौन से कॉलेज की फीस बच्चों की नहीं बढ़ रही? मेरे बच्चे जहां पढ़ते हैं वहां नहीं बढ़ रही, ये जिन इस पैनल में बैठे लोगों के बच्चे जहां पढ़ते हैं वहां नहीं बढ़ रही। लगातार फीस की बढ़ोतरी हो रही और किसी कॉलेज पे कोई शिकंजा नहीं है। क्यों? सारे शिकंजे आजम साहब पे कर दिए। जहां सबसे मामूली दर पे गरीब और आम आदमी के बच्चे को यूनिवर्सिटी में शिक्षा मिल जाएगी, बच्चियों को शिक्षा मिल जाएगी। वैसे तो बात करते हो ना, वो मंच से कहते हैं एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान देखने वाले जो आपके साहब हैं, वो तो कह रहे थे ना कि 70 सालों में देश में मुसलमानों के लिए कुछ किया ही नहीं। एक मुसलमान ने कर दिया तो आप उसको जेल भेजने पे उतारू हर दिन हर दिन। हम समझ नहीं पा रहे हैं, और बात ये नहीं समझ पा रहे हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं कोई अगर कमी रही होगी तो न्यायालय में न्याय अगर एक में नहीं मिला है तो दूसरे में मिलेगा, दूसरे में नहीं मिला तो तीसरे मिलेगा, प्रक्रिया है। लेकिन एक बात तो सत्य हो गई कि किसी को नीचे वाली न्यायालय में न्याय नहीं मिल रहा है, किसी को भी, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के आजम साहब जी हो, या कोई और राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, आप पार्टी का व्यक्ति हो, उसको न्याय ऊपर ही मिल पा रहा है। नीचे तक सब मकर जाल हो गया है, सब पूरा एक तरीके से मतलब जिसे कहते हैं कस दिया गया है कि साहब आपको सत्ता के खिलाफ नहीं जाना। तो ये जो बातें चल रही हैं, मुझको मानस जी ये महसूस हो रहा है सिर्फ ये एक भेदभाव और इस भावना से किया जा रहा कार्य है जिसको मैं सिर्फ प्रतिरोध अदालत जो है वो देखिए सबूतों के जो उसके सामने साक्ष्य होंगे उसी पर दोनों फैसला करेगी ना। उसको क्या मतलब किसी सरकार से, या उसको क्या मतलब किसी नेता से या किसी ब्यूरोक्रेट से? क्या आपने देखा नहीं कि निचली अदालतों से ब्यूरोक्रेट्स को भी सजा हुई है, निचली अदालतों से तमाम सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को भी सजाएं होती रही हैं। लोग अपील करते गए, आगे जाकर के उनको अगर कहीं रियायत मिल गई तो अलग बात है, लेकिन जो अदालत का काम है, अदालत की अपनी प्रक्रिया है, उस पर तो कैसे सवाल खड़ा करेंगे? अगर उस पर सवाल खड़ा करेंगे तो फिर पूरा सिस्टम ही फिर ठह जाएगा। नहीं, कोई सवाल ही नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम काहे सवाल खड़ा करेंगे भाई? हम तो सीधे सीधे बात कह रहे हैं। आप मुझे एक नाम बताओ, और मैं इस पूरे पैनल से अपील करता हूं, मुझे नाम बताए पिछले 2 दशक से भारत का वो कौन सा राजनेता है जिसपे इतने मुकदमे लगा दिए गए किसी सरकार के द्वारा? मुझे नाम, इस पैनल में मुझे नाम जानना, मेरी बड़ी जिज्ञासा है। कौन नेता है जिसपे इतने मुकदमे लगाए गए? मनोज यादव जी, मैं बता सकता हूं कि बहन जी ने लगाए थे, मुलायम सिंह यादव। अरे वो दूसरी बात थी। वो सरकारी कामकाज के लिए कुछ इलाज, जो गरीबों को इलाज के लिए वो पैसा दे रहे थे, वो मुकदमे थे। वो दूसरी बात है। वो तो 1000 मुकदमे थे, वो 1000 मुकदमे थे, वो सबको मालूम है। मैं कह रहा हूं वो ऐसा कौन सा राजनेता है भारत में जिसके ऊपर एक सरकार के द्वारा बकरी, इंडिविजुअल कैपेसिटी में ना, बकरी चोरी, चोरी, मुर्गी चोरी, पैसा चोरी, डकैती, कौन सा ऐसा मुकदमा है? अब वो हेरा फेरी, फिर घपलेबाजी, जमीन कब्जेदारी, कोई धारा या कोई मुकदमा बचा है क्या? कौन है? और फिर अगर है तो अकेले आजम साहब है पूरे भारत में। गजब बात है। आप कल्पना करके देखिए कि सरकार का सोच क्या है और सरकार चाहती क्या है, मानस जी। लेकिन खैर, हमें विश्वास है कि यहां से नहीं तो ऊपर से न्याय मिलेगा, और अगर जो दोषी होगा उसको न मैं बचा पाऊंगा ना आप बचा पाएंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है, आजम साहब ने जो रामपुर के लिए काम किया है, ये जो बैठे हैं ना आरएसएस वाले साहब, इनसे कह दे रहा हूं, अरे 80 में कोई एक जिला बता दो जो बन गया हो रामपुर की तरह, जो बना दिया गया हो। एजुकेशन के मामले में, नगर निगम के मामले में कोई एक बता दो। 7 साल से तो तुम्हारी भी सरकार है। अभी गोरखपुर को तो गोरखपुर बना नहीं पाए। गंगा जी बहती है उसमें, कौन सी नदी बहती है बगल में? पूरा भरता है, लबालब भरता है। और बता हो कि रामपुर में ये हो गया, रामपुर में जितना चौड़ा नाला रामपुर में बहता है ना, उतने में पूरे गोरखपुर समा जाएगा, सारे नाले मिलके। समझ रहे हो ना? इसको कहते हैं दूरदृष्टिता, नेता की सोच।
उस जिले को डेवलप करना। विजय उपाध्याय, जरा सा एक कमेंट ले लेते हैं विजय उपाध्याय जी। विजय उपाध्याय जी, जिस तरीके का सियासी परिदृश्य एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बन गया है, केंद्र में आजम खान। देखिए, आजम खान साहब बहुत ही जबरदस्त नेता हैं और 2003 से 7 और 12 से 17 उनका दबदबा था। इस दरमियान वो किसी के सुनते नहीं थे और वो हुकूमत जैसे चलती थी फ्यूडलिस्टों की यानी सामंतों की, उससे भी ज्यादा दबाव के साथ वो काम करते और कराते थे। किसी दूसरे व्यक्ति ने तो सर्टिफिकेट बना के उनके पॉकेट में डाला नहीं। एक सर्टिफिकेट थी बर्थ सर्टिफिकेट उनके बेटे की, दूसरी बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने जल्दी चुनाव लड़ाने के लिए, हो सकता है उसकी वो पहले पैदा हो गया हो, लेकिन 2 सर्टिफिकेट तो उन्होंने बनवाए, या तो पहले में उम्र कम लिखाई या दूसरी में उम्र ज्यादा लिखाई, दोनों बातें हैं। और कोर्ट ने उसमें लोअर कोर्ट ने उसमें विजय उपाध्याय जी, आपकी आवाज, विजय उपाध्याय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जो 70-80 मुकदमे रामपुर में दर्ज हैं, जी जी, हाँ, जो 70-80 मुकदमे रामपुर में दर्ज हैं, वो मुकदमे वहां के लोकल लोगों ने दर्ज कराए हैं। जहां तक भैंस चोरी वाला मामला है, बकरी चोरी वाला एक महिला ने दर्ज कराया है, महिला का नाम मैं भूल रहा हूँ, और सभी मुकदमे लोकल लोगों ने दर्ज कराए। कि बहुत कम ऐसे 2-4-6 मुकदमे होंगे और शायद नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं, जो थानेदार ने दर्ज किए हो अपनी तरफ से। बाकी सब स्थानीय लोगों ने ही दर्ज कराए हैं। जिन लोगों की जमीनें इन्होंने ली वक्फ की जमीनों से, जिनको बेदखल किया, जिनको हटाया, तो इनका किया धरा इसी जन्म में इनके सामने है। ये ठीक है, ये विक्टिम कार्ड आज खेल रहे हैं, लेकिन उस समय इनका दबदबा हुआ करता था। और जिस तरह की राजनीति इन्होंने की, इससे समाजवादी पार्टी को भी बहुत नुकसान पहुंचाया उन्होंने और खुद को भी नुकसान पहुंचाया था। और सत्ता का जो अहंकार जिसको कहा जाता है, उसके सबसे बड़े प्रतीक कि आप जब सत्ता में रहेंगे, दुरुपयोग करेंगे, तो आगे चल के क्या होगा, उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल आजम खान साहब। जी चलिए, रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए। रोहित अग्रवाल जी, देखिए, जो मैं जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, ठीक है, आज आजम खान तमाम मुकदमों में फंस गए हैं। पहले भी उनको जेल काटनी पड़ी, इस बार भी। लेकिन देखिए, ऐसा भी तो नहीं कि वो एकदम बेगाफ थे, उनके खिलाफ कोई शिकायतें नहीं थी। देखिए, उस वक्त जिस वक्त सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उस वक्त एक पीड़ा वहां के लोगों के मन में हुआ करती थी और वो लोग हम लोग को अप्रोच किया करते थे कि आप कुछ करिए नहीं, आजम खान साहब हमारा घर तोड़ दिया, तोड़वा दिया, हमारी जमीनें कब्जा कर। लेकिन ये बात फैक्ट थी कि उस वक्त लोग उस तरीके से मुखर होकर नहीं बोल पाते थे। मैं मतलब एक पत्रकार का मैं नाम भी बता सकता हूं यहां पर, अगर जरूरत पड़ी, मुझसे पूछा गया तो। वो काफी तरह में काम करता था और मेरी एसपी से बात थी कि इसको क्यों जेल भेजा जा रहा, तो मालूम पड़ा कि नहीं साहब, ऊपर से कहा गया ये बहुत ज्यादा खबर दिखाते रहते हैं, तो इसलिए उनको उनके खिलाफ मुकदमा हो गया, उनको रात में उनको जेल भेज दिया गया। बाद में खैर वो मीडिया में नहीं है, वो उन्होंने पॉलिटिकल तो अगर आज सरकार मान लीजिए उनको ही हथियार बना करके अगर वो अटैक कर रही है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ तो गलती, कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह गई ना, तब तो ये स्थिति पैदा हुई। रोहित अग्रवाल जी, देखिए मानस जी, अगर ये कहना कि जिस समय आजम खान जी ताकत में थे उस समय उन्होंने जो कार्य किए उसके लिए उनको सजा दी जा रही है, तो मुझे लगता है आज जो सरकार ताकत में है वो भी बहुत सारे कार्य ऐसे कर रही है जिसके लिए आने वाले समय में जब सरकार बदलेगी तो फिर उनको भी सजा दी जानी चाहिए। और फिर उस समय फिर मुझे लगता है फिर उसको भी जायज बताइएगा। आज जो नीतियां चल रही हैं, चाहे वो एनकाउंटर की हो, चाहे वो बुलडोजर की हो, रोहित अग्रवाल जी, जायज नहीं ठहरा रहा हूं, क्योंकि मानस जी मैं बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं मानस जी मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। देखिए ऐसा है कि ये देखिए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाना हो, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपको चलाना है, किसी पैनल के व्यक्ति के पीछे मुझे लगता है ट्रैफिक की आवाज आ रही है तो अपना माइक म्यूट कर ले, क्योंकि अभी अगर उनको नहीं बोलना है तो माइक म्यूट कर ले ताकि आवाज ना आए।
ठीक है, तो देखिए किसी भी व्यक्ति को अगर शासन चलाना है तो शासन शक्ति से चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी अगर बुलडोजर नीति के तहत चल रही है, एनकाउंटर नीति के तहत चल रही है, तो जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो उनका भी शायद यही जवाब होता है कि कानून व्यवस्था पे काबू पाने के लिए शक्ति जरूरी है। तो अगर आजम खान साहब के पास जिस समय ताकत थी, उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया होगा, और मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से वो गलत प्रयोग किया होगा, क्योंकि इस तरीके का कोई मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हुआ नहीं है। उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो बहुत बेसिक मुकदमे हैं, बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी और इस तरीके के मुकदमे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर रही बात सिर्फ इस चीज की कि उन्होंने जमीन की रजिस्ट्रियां जबरदस्ती करा ली थी, तो उन्होंने अपना घर तो बनाया नहीं था। उनका घर तो आज भी उनके घर तक कार नहीं जा सकती है, उनका घर एक गली में है। अभी उनके घर पे इनकम टैक्स वाले ही पहुंचे थे, तब उनके घर तक कार जा पाना संभव नहीं है। उन्होंने अपना घर तो बनाया नहीं था। अगर आपको लगता है कि भाई उन्होंने जो भी रजिस्ट्रियां कराई हैं वो जबरन कराई हैं लोगों से, तो भाई उन्होंने तो एक व्यवस्था बनाई थी बच्चों के पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, जिसको आप ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। भाई सरकार उसको टेक ओवर कर ले, सरकार उनसे कह दे कि भाई आप नहीं चलाएंगे, इसका ट्रस्ट आप बदलते हैं और नया ट्रस्ट ले आए, और कम से कम बच्चों को पढ़ने तो दीजिए आप। भाई आपको समस्या आजम खान साहब से है या उस यूनिवर्सिटी से है जो बच्चों के लिए बनाई गई है, जो अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई है? समस्या ये है कि मुझे लगता है शायद आजम खान साहब की गलती ये है कि वो मुसलमान, वो मुस्लिम परिवार से आते हैं। शायद ये गलती है जो आज की सरकार को भाती नहीं है। समस्या है हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बिरयानी बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है मानस भाई बिरयानी। ये बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान उतार देते हैं अपना जहाज, और आपको पता है 2018 में फिलिस्तीन चले गए थे बिरयानी खाने के लिए। पर ये पता नहीं हिंदुस्तानी मुसलमान के घर बिरयानी क्यों नहीं खाना पसंद करते हैं। यकीन मानिए हिंदुस्तानी मुसलमान के घर बिरयानी ज्यादा बेहतर बनती है बशर्ते पाकिस्तान और फिलिस्तीन की बिरयानी से। पर एक बार हिंदुस्तानी मुसलमान के घर भी बिरयानी खा के देखिए, मुझे लगता है जो तलखियां हैं आपको मुस्लिम समुदाय से, वो शायद दूर हो जाएंगी आपकी। देखिए ऐसा है, खाली किसी धर्म विशेष के ऊपर कार्रवाई करना ये सरकार का मुझे लगता है कि रवैया नहीं होना चाहिए। सरकार को भी ये समझना चाहिए कि जब आप सत्ता में होते हैं तब आपको एक कड़ा एडमिनिस्ट्रेशन देना पड़ता है, कड़ा मैसेज देना पड़ता है। ठीक है, आज बहुत सारे लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं, जैसा आपने कहा कि पत्रकार थे जो अब शायद सियासत में है, तो हो सकता है उनकी इच्छा ही सियासत में आने की हो, इसलिए वो आरोप लगा रहे हो, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी एफआईआर तो दर्ज नहीं कराई कि उनके ऊपर उस समय कोई अत्याचार हुआ था। तो बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि मानस भाई आप तो बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको पता है कि अपने व्यक्तिगत मोटो को सिद्ध करने के लिए कितनी झूठी एफआईआर लोगों ने लिखवाई हैं, और लोगों ने अपने प्रचार के लिए ना जाने क्या क्या नहीं करते लोग। तो मतलब आज तो जो सरकार है वो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर अपॉइंट कर दे, अगर उनका बस चले तो। उन्होंने तो क्या नाम है, अधिकारियों को जो प्रचार प्रसार के इनके वाहन चल रहे हैं उसका प्रभारी बना दिया। तो प्रचार प्रसार के लिए तो जो लोगों ने मिसयूज किया है आज एडमिनिस्ट्रेशन का या कानूनों का, वो हम सब से छुपा हुआ नहीं है। तो ये कहना कि जो मुकदमे हुए वो कहीं से सत्य दिखते नहीं, क्योंकि अगर कोई मिनिस्टर है तो उसका ये कहना है कि उसने शराब की दुकान लूटी, 16,000 रुपए उसके गले से चोरी कर लिए, तो ये बात गले से उतरती नहीं है ना। मतलब उसने बकरी चोरी कर ली, मतलब ये बात मानस भाई गले से उतरती नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से अगर हम लोग बात करें तो अगर कोई मिनिस्टर छोड़िए, अगर कोई सभासद भी होगा और उसको बकरा खाने का अगर सच में बहुत मन हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि 12-15 बकरे तो उसके घर के बाहर लेके लोग खड़े हो जाएंगे, तो उसको चोरी करने की बकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है। तो ये बातें उतरती नहीं है गले से, तो इसलिए संदेह होता है कि ये जो मुकदमे हैं ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत लादे गए हैं। ठीक है, आपको जेल बदलनी थी, आप बदलिए, जेल बदलने में कोई समस्या नहीं है, पर सुबह 4:30 बजे ऐसी कौन सी आपको समस्या हो गई जो आपने बिल्कुल आनन फानन के अंदर उनकी जेल बदलने के आपने प्रोसेस शुरू कर दिया। दूसरी बात यह है कि हमने देखा है कि भाई सरकार बहुत कमजोर है। पुलिस अभिरक्षा के अंदर किस तरीके से लोगों की गाड़ियां पलटी हैं, किस तरीके से लोगों के ऊपर गोलियां चली हैं, तो ये हमने देखा है। कोर्ट परिसर के अंदर लोग पेशी पे आए और वो मार दिए गए, वापस वो जेल नहीं पहुंच पाए, तो ये हमने देखा है। तो इसलिए ये संदेह होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई साजिशन इस तरीके से जेल बदलने की व्यवस्था की जा रही हो
कि भाई गाड़ी पलट जाए, कोई व्यक्ति आके गोली मार जाए, क्योंकि भाई पुलिस तो इनकी पूरी तरीके से नाकाम है। ये तो हम लोगों ने चलिए देखा है ना। निशात और आपसे विशेष एक बार समुदाय के लोगों के ऊपर ज्यादा ये समस्या होती है कि उनकी गाड़ी पलटना, उनके ऊपर गोलियां चल जाना, उनके ऊपर चलिए हमला हो रोहित जाना। भाई, निशात के पास चलते हैं। निशात साहब, अजय राय तत्काल समर्थन में उतर आए, बहुत बड़ा मुस्लिम नेता बताया, मुस्लिम मतों की जरूरत तो आपको भी है। अखिलेश यादव सड़क पे निकल के प्रदर्शन नहीं कर पाए तो सहानुभूति जाहिर हो रही है अजय राय जी की तरफ से। नहीं, इसमें कोई मानसिक दिक्कत नहीं है कि अजय राय जी ने समर्थन किया और करना भी चाहिए। आदरणीय आजम खान साहब इस प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं। वो एक अल्पसंख्यक समाज के रहनुमा बन के उभरे, उनके लिए काम किए, उनके हित में लगातार लड़ते रहे। इस बात की सजा आजम खान साहब को दी जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो विचारधारा एक तो तंग है, ऊपर से अपाहिज है, और उस अपाहिज विचारधारा में इनके मुसलमानों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। केवल मुसलमानों को तंग करके अपने वो एक ध्रुवीकरण करने का एक प्रयास है, क्योंकि अब इन्होंने जो वादे किए थे उन पर ये खरे उतरे नहीं। इनके जो जुमलेबाजी जो लंबे समय तक चलती रही, 9 साल तक ये गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं, रोजगार देने का काम कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनाने का काम कर रहे हैं, सारी चीजें तो जमीन पर उतरी नहीं। नोटबंदी इनकी फेल हो गई, जीएसटी फेल हो गई, महंगाई पे ये महंगाई पे कंट्रोल कर नहीं पाए, युवाओं को रोजगार दे नहीं पाए, नए सैनिकों की भर्ती हो नहीं पाई, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बना नहीं पाए, चीन को लाल आंखें दिखा नहीं पाए। तो इन सब चीजों पर जनता का जो ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रयास कर रही है। और इन्होंने जो जिस तरह की जो पिछले दौर में जो बातें चली हैं, अभी 111वां स्थान हंगर इंडेक्स में भारत का बना है। यह बड़े दुर्भाग्य और शर्म की बात है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम कर रही है। और आजम खान जी का जो बयान है, उन्होंने कहा है मीडिया, जो आपने भी मीडिया के सामने दिखाया, कि वो कह रहे हैं कि भाई मेरा एनकाउंटर हो सकता है। तो ये तो उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए कि भाई एक वरिष्ठ जो पूर्व मंत्री हैं उनका और मुस्लिम समाज के बहुत बड़े नेता आजम खान जब ये कह रहे हैं कि मेरा एनकाउंटर होने की संभावना है, तो इस पर तो बयान देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को कि भाई हम किस तरह से नाकामी है, अपनी जो दिक्कत है, हम कानून और प्रशासन हमसे संभल नहीं रहा है, सरकार चल नहीं रही है। तो इस तरह की जो चीजें हैं इसमें तो बयान देना चाहिए ना। मनोज जी के पास। मनोज यादव जी, सवाल दूसरा अभी एक उठ रहा है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी मान लिया कि साजिश कर रही है, मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मुकदमों में फंसा दिया, आजम खान से नफरत करते हैं, उनको परेशान कर रहे, सारी बातें मान ली। अखिलेश यादव से भी अपेक्षा की जाती है कि अगर पार्टी के इतने बड़े नेता जो संस्थापक सदस्यों में से रहे, पहले भी लंबे समय तक वो जेल में रहे, आजम खान को इस बात का कष्ट रहा कि अखिलेश यादव ने उस तरीके से उनके समर्थन में बहुत मुखर होकर विरोध नहीं किया जैसा कि अपेक्षा की जाती थी। और अभी भी आप देख रहे हैं कि अगर इतना ही प्रेम है आजम खान से, तो हमने तो देखा समाजवादी पार्टी संघर्षों की पार्टी रही, सड़क पे उतर के धरना प्रदर्शन करना तो समाजवादियों की पुरानी परंपरा रही है, तमाम मुद्दों पे करते रहे। लेकिन आजम खान के मुद्दे पे आज तक हमने कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं देखा, मनोज यादव जी, और अभी भी नहीं देख रहे हैं। तो खाली अगर ट्विटर पे लिख के आप ये संघर्ष जीत जाएंगे? नहीं, देखिए, ये बात मुझे लगता है बेबुनियाद है मानस जी, की समाजवादी पार्टी आजम साहब के इस मुद्दे को लेके बिल्कुल सीरियस नहीं है। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। हमारे नेता ने प्रधानमंत्री से बात की और अपील की कि उनके साथ अन्याय हो रहा, और वो जेल भी मिलने गए सीतापुर। पहले ही जब उनकी वहां पे जब वो गए, उसके बाद आप बताइए, पहला ही दौरा, फिर कोरोना काल आया, मिलने की क्या बंदिशें थी आपको पता है? और आजम साहब कब लखनऊ आए और कब वो मेदांता मिलने नहीं गए? मुझे एक बार का बता दिया जाए, एक बार का कोई हवाला आप दे दो कि आजम साहब लखनऊ जब आए या सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली गए तो हमारे नेता उनसे मिलने नहीं। के साथ एक बात कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी को समय से हम लोग कवर करते रहे। नेताजी पर जब मुकदमे दर्ज हुए थे, पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मच गया था, समाजवादी सड़कों पर नजर आ रहे थे। आजम खान महीनों जेल में पड़े रहे, कितने बड़े आंदोलन कर दिए आपने। देखिए, जनता के मन में तो तभी माहौल बनेगा ना जब आप सड़कों पर निकलेंगे। आप गए आजम खान से चुपचाप मिलकर चले आए, जनता को क्या मालूम, आम लोगों को क्या मालूम, आपके मतदाता को क्या मालूम?
कि क्या बात की आपने? जो आप सवाल पूछना चाहते हैं उसका जवाब देने का कोई तुम बनता नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बेबाक टाइप का हूं तो दे ही दे रहा हूं, और हम थोड़ा हैं भी दूसरे किस्म के। आप जो सवाल पूछ रहे हैं ये मंशा है बीजेपी की। बीजेपी चाहती है कि समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरे और इनके जो कुकर्म है वो सिर्फ इस बात को लेकर छुप जाए कि देखो समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए सड़क पर उतर आई है। ये पूर्ण रूप से सिर्फ मुसलमान राजनीति करने के लिए समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ। ये बात मैं कहना नहीं इसलिए कहना चाहता था, किसी राजनीतिक दल को इस तरह की बात मुझे नहीं लगता है कि चर्चा में करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और मैं करना भी नहीं चाहता, लेकिन आप सवाल पूछोगे। कुछ उलेमा काउंसिल की तरफ से, कुछ मुस्लिम नेताओं की तरफ से इस तरीके के बयान आए जो उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति के भी माध्यम से और हम लोग को भी उन्होंने अपना वीडियो बना के भेजा जी। अखिलेश यादव से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे अगर नेताजी होते तो करते, क्योंकि मुसलमान है इसलिए उनके समर्थन में कोई उतर नहीं रहा है, क्योंकि वो मुसलमान है पार्टी आगे नहीं आ रही है। ना ना ना, उनके अपने हित हो सकते, उन पॉलिटिकल पार्टीज के अपने हित हो सकते हैं। मानस जी उन लोगों के, वो जितने भी उलेमाओं के आए बयानात या जितने भी लोगों ने बड़ी बातें कही, वो सब कहीं ना कहीं बीजेपी से ही संचित है, आप उठा के देख लीजिए। लेकिन एक बात हम बड़े चैलेंज से कह दे रहे हैं, जिस दिन आजम साहब ये बात कह देंगे कि अब मेरे लिए उतर आओ संघर्ष के लिए, तो समाजवादी पार्टी नफा नुकसान नहीं सोचेगी। और मैं अंदर की बातें बहुत कह नहीं सकता इस डिबेट में, मेरे ख्याल से समझदार लोग हैं, समझते होंगे, लेकिन बड़ी बातें अब मैं कहना चाहता हूं, और मेरा एक अपना निजी अनुभव है, निजी अनुभव के आधार पर क्या। मेरा एक हमारी सरकार नेताजी की थी 2003 से 7 वाली, मेरा एक इंस्पेक्टर से झगड़ा हुआ मेरे गांव में, वो थाना अध्यक्ष था, मेरा झगड़ा उससे हुआ, हमने सड़क जाम कर दी। मैं तो समाजवादी पार्टी में नहीं था, एज ए वोटर था, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं था। मैंने रोड जाम कर दी, फैजाबाद रोड जाम हो गई, उसकी थूथू हो गई, एसपी आ गए, सारे आ गए। जानते हैं बात को, उस इंस्पेक्टर ने मेरे ऊपर कौन सा केस, मेरा और उसका फोनिंग सिर्फ था, हमारा उसका, हमारे बड़े भाई के खिलाफ चुनाव में कुछ वो कार्ड वार्ड नहीं आ जाते जमानत कराने वाले, उसी को लेके था। उसने मेरे ऊपर SC ST के मुकदमे लिखे, किसको पकड़ के, मेरे ही गांव के एक SC को पकड़ के मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया 2004 में। मुझे जेल जाना पड़ गया एक रात के लिए, फिर मुझे बात को SC ST लगाया, पहले ऐसे मारपीट के लिए भेजा। 2014 में मुझे फिर जेल जाना पड़ा, और आपको बता दूं कि मुझे हाईकोर्ट से स्टे लेना पड़ा, और मुझे ये भी नहीं 10 साल पता चला कि मेरे ऊपर SC ST का मुकदमा लगा है। ये होती है पुलिस, ये होती है मानस जी पुलिस। मैंने तो अपने उस गांव में चाचा को मारा भी नहीं था, मेरी उसकी बात भी नहीं हुई थी कभी, और पुलिस ने मुझे SC ST मुकदमा लगा दिया। जज से मैंने बहस की थी अपनी बेल में, और आपको बताऊं कि जज साहब मेरे फील कर रहे थे, जब मैंने अपनी पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि उस पुलिस वाले से मेरा जगह कहा सुनी हुई थी सर, तो कहा कि अगर उसको तुम्हें पनिशमेंट करना होता तो तुम्हारे पर NDPS का केस लगा देता। यानी जज साहब का के पास भी मेरे लिए कोई न्याय नहीं था। लास्ट में उसके वो तो खत्म हो गए, और उनके बेटे ने जवाब दिया कि नहीं साहब कोई झगड़ा नहीं हुआ था। 10 साल मेरे जैसा इंसान परेशान रहा, मैं निजी बात बता रहा हूं। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। आजम साहब पे 75 मुकदमे क्या, मैं तो 175 लिख देगी, वो तो पुलिस सरकार के इशारे पे काम करती है। लेकिन मैं बड़ी बात आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, इसका मैंने अभी आपसे एक बात कही थी, किसी ने दूसरा उदाहरण नहीं दिया, आपने नेताजी का उदाहरण दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं, आजम साहब ने कितने हजार करोड़ की प्रॉपर्टी अपने नाम बना ली? एक सवाल। रामपुर को उन्होंने चमन बनाया कि नहीं बनाया? दूसरी बात। उन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो कुछ भी किया उस पे क्या अब तक सरकार पकड़ पाई? इंडिविजुअल जो बनाया अपने बच्चों के नाम, अपनी पत्नी के नाम या उनके नाम, क्या वो सब गैर कानूनी है? एक व्यक्ति जिसका नेचर खान है ना, खान ही तो है, कहते ना ठाकुरों को बड़ा गुस्सा आता है, तो हो सकता है खानों को भी बड़ा गुस्सा आता हो। एक अपना उनका मिजाज है राजनीति करने का। मैंने तो कभी उनको किसी को झापड़ मारते नहीं देखा कि उन्होंने किसी को झापड़ मार दिया हो, मैंने नहीं देखा। लेकिन भाजपाइयों को मैंने बहुत कुछ करते हुए देखा है, लाठी चलाते हुए, डंडा चलाते हुए, गाली गुजाते हुए। सुब्रत पाठक तो पुलिस वालों को पीटा था ना, सांसद ही तो है, कहां उसके घर पे बुलडोजर चला दिया, कौन सी जांच कर ली? उसके भी तमाम सारे बिजनेस है, जाके देख लीजिए ना कि कन्नौज में क्या स्थित है।
हम इस तरह 1000 उदाहरण दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आजम साहब ने कोई गलती की तो उनको कोई सजा ना मिले, बिल्कुल सजा मिलेगी। मैं गलती करूंगा मुझे सजा मिलेगी, विजय जी गलती करेंगे इनको सजा मिलेगी। लेकिन एक आदमी के साथ इतना अत्याचार, उसकी इतनी बुजुर्ग पत्नी को जेल भेज दिया, 75 साल होने वाले उनको जेल भेज दिया, सब जेल भेज दो, सबको जेल भेज दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वोटें घट रही हैं। मैं तो एक बात सोचता हूं, एक अदद ट्रस्ट के नाम यूनिवर्सिटी बनाने वाला इतने दिन अगर जेल काटता है तो समाजवादी पार्टी उन भाजपाइयों के मैनेजमेंट कॉलेज, डिग्री कॉलेज और जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में निजीकरण के साथ और कमर्शियल चल रहे हैं उस पे तो 10 साल तक की सजा दे सकती है और बेल भी नहीं मिलेगी। भले फूफा बैठे हों हाई कोर्ट में, भले मौसा जी बैठे हों सुप्रीम कोर्ट में, मिलेगी नहीं जेल। क्योंकि सरकार अगर नहीं चाहेगी तो बेल तो नहीं पाओगे इतनी आसानी से। एक करोगे हम दूसरा मुकदमा लगा देंगे, तीसरा लगा देंगे, चौथा लगा देंगे। ये परंपरा बेहतर नहीं है। जो जितने का दोषी हो उतनी बात मानस जी होनी चाहिए। मेरा एक और सवाल है जो आप बता दो। अभी इसमें आई बात कि आजम साहब ने जमीनों पे लोगों की कब्जा कर लिया, जबरदस्ती रजिस्ट्रियां करवा ली। मैंने ट्रस्ट का इसीलिए जिक्र किया, उन्होंने अपनी हवेली नहीं बनाई। एलडीए, यही लखनऊ में जहां मैं बैठा हूं एलडीए है, एलडीए ने आवास विकास ने किसानों की जनहित के नाम पे ये सारी जमीनें कब्जा कर रखी है। लखनऊ के मेरे कम से कम 10 रिश्तेदार हैं जो एलडीए से मुकदमा लड़ रहे हैं, उनको मुआवजा भी नहीं मिला और एलडीए ने कब्जा कर लिया जमीन पे और वहां आलीशान हवेलियां बन गई। आज तक उन्होंने 1 रुपए का मुआवजा भी नहीं उठाया, उनका मुकदमा भी चल रहा है। तो उनको न्याय कब मिलेगा? उन अधिकारियों को सरकार को कब जेल भेजोगे जिन्होंने जबरदस्ती लोगों की जमीनों पे अपना प्लानिंग कर दिया सरकार ने? वो भी तो क्राइम की श्रेणी में आना चाहिए। इंडिविजुअल तो किया नहीं सरकार ने अपने लिए, तो आजम साहब ने भी अपने लिए इंडिविजुअल नहीं बनाया हवेली, वो तो बच्चों का स्कूल है, एक ट्रस्ट के नाम है। और एक बात बताऊं, जब कोई चीज कैबिनेट में पास होती है, माफ करिए, अरे रुक जाओ, हम जान रहे हैं बड़ी तीखे तीखे लग रहा है। मैं एक बात आपको बता दूं, जब कोई चीज कैबिनेट में पास होती है तो उसके सारे दस्तावेजों की जांच होती है। कैबिनेट में पास हुआ, उनका यूनिवर्सिटी हो या कोई चीज, अरे रुक जा भाई, तुम्हारी वो नहीं है, गोदी मीडिया नहीं है, अभी तुम्हारा टर्म पूरा मिलेगा, मैं बोलूंगा भी नहीं। मैं यही बात कह रहा हूँ। तुम्हारा ना करो, तुम्हारा ना करो, तो क्या कहें? गुंडाऊ कहें क्या? महागुंडा कहें क्या? चिरमबाज कहें क्या? क्या कहें? आप क्या चाहते हो सुनना? कौन? अच्छा, योगी मामले में शर्म आती क्या? ले लिया करो। हम चिलम, हमारे खानदान में कोई नहीं पीता, जो पीता है उसके बारे में सबको पता है। आनंद, उंगली नीचे रखो, उंगली नीचे करो। हाँ, वो तो बीच में क्यों उंगली कर रहे भाई? आपके मुंह में कोई बीमारी है? लेकिन मानस जी, मैं बीच में नहीं बोलता, मानस जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। अभी आप, अरे भैया, अरे रुक जाओ, ठीक है, भाजपा प्रवक्ता रुक जाओ। संबोधन ऐसा रखिए जो शालीन हो और हमारे दर्शकों को भी इसको सुनने में अच्छा लगे। आनंद दुबे जी, मेरा एक बात का जवाब दे दीजिए बस। अरे इस पैनल में बैठा हर आदमी एक बात का जवाब दे दे। मानस जी, अरे रुक जाओ भाई, काहे के लिए इतना उत्तेजित हो रहे हो? रुक जाओ, मुझे अपनी बात कह लेने दो। बीमारी हो गई फिर तो तुम्हें बीमारी है, फिर हमको, हमारे पास इलाज नहीं है इसका। देखिए मानस जी, मैं एक लाइन बोल दूं, एक लाइन। मानस जी बताइए, आप शानदार एंकर हैं, 5 साल से ज्यादा का आपका साथ है, मुझे 1 लाख बार, इससे कम नहीं कहूंगा, गुंडा कहा जाता है हम लोगों को। कोई रोकता नहीं, न कोई टोकता है एंकर का भी। और मुख्यमंत्री से लेके इनका प्रधान तक, प्रधानमंत्री से लेके इनका प्रधान तक, सब हमें गुंडा। लाइसेंस मिल रखा क्या इनको? लाइसेंस दिया है क्या किसी ने? जब पाएंगे हमें गुंडा कह देंगे। हम उतार देते हैं खाल अच्छे की अपनी बातों से। जवाब नहीं है किसी के पास मेरी बातों का। जी, कोई किसी को कोई अपशब्द क्यों बोलेगा? आनंद दुबे जी, कोई किसी को अपशब्द क्यों बोलेगा? लेकिन चलिए आनंद दुबे जी, आप इन बात चलते कि बहुत सारे आरोप एक सांस में मनोज यादव जी ने लगा दिए। देखिए कुछ बातें तो हैं, देखिए भ्रष्टाचार खाली आजम खान तक तो सीमित है नहीं। अगर सारी बातें, सारा भ्रष्टाचार, सारी चोरी चकारी सब आजम खान साहब ने तो की नहीं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे प्राधिकरण हैं जहां के भ्रष्टाचार जग जाहिर है।
तो अगर आप एक ही व्यक्ति के पीछे लगातार एक के बाद दो के बाद चार के बाद 20, 50, 100 मुकदमे अगर आप लगा देंगे तो सरकार की नीयत पर देखिए सवाल तो खड़े होंगे ना। नहीं, देखिए मानस जी, सबसे बड़ी बात, पहली चीज तो यह है कि देखिए मैं अपने डिबेट में किसी को तुम, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो, मैं किसी को तुम कभी मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। लेकिन मैं हमेशा सुनता हूँ मनोज यादव को, जब भी ये बात करते हैं ये तुम, तड़ाम और इस तरह की उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल करते हो, कि सिर्फ एक डिबेट में नहीं, लगातार कई डिबेट में। तो कम नहीं, मैं मनोज जी से निवेदन करूंगा कि वो संबोधन अपना ठीक रखें। तो कोई गुंडा ना कहा करे, गुंडा ना कहा करे कोई, मानस जी प्लीज, कोई गुंडा ना कहा करे, नहीं गुंडा ना कहा करे। गुंडा कहेगा तो फिर तू तड़ाक सब होगा, बिल्कुल स्पष्ट खुली किताब, चाहे कोई डिबेट में बुलाए चाहे ना बुलाए। मनोज यादव का मिजाज दूसरा है, हमारा मिजाज दूसरा है। अरे एक बार नहीं 1000 बार कहा है भाई, गंगा जल की कसम खा सकता हूँ, गंगा जल लेके कसम खा सकता हूँ, मुख्यमंत्री तक यही बोलता है सब। मैं तो इसीलिए उनको भी नहीं उधारी रखता। आनंद दुबे जी ने कहा, आपको नहीं कहा ना? अरे कितनी डिबेटों में कहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। ईश्वर की सौगंध खा रहा हूँ, भगवान राम सौगंध खा के कह रहा हूँ। ये देखिए गणपति भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, इन्होंने भी गुंडा कहा है, एक बार नहीं 1000 बार कहा है। अब इससे ज्यादा क्या जवाब दोगे भाई? भगवान गणपति की कसम खा रहा हूँ। हमसे ना लो, हम दूसरे टाइप के हैं भैया। मैं अपनी डिबेट के बारे में जानता हूँ। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि शालीनता बनाए रखें। आनंद दुबे जी प्लीज अपनी बात कंटिन्यू करिए, हम लोग मुद्दे पे बात कर लेते हैं जी। देखिए जवाब नहीं है ना, इसीलिए बेमुद्दे पर इनका आरोप, ये बताइए आजम खान साहब को 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का काम ये क्या भाजपा ने कहा था, या ये क्यों हुआ? उन्होंने क्यों 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए? और अगर बनवाए तो उसके खिलाफ चल रही, अभी तो 2 पैन कार्ड का भी मामला है। शत्रु संपत्ति जो कब्जा की है आजम खान साहब ने, वो तो किसी ने जाके कब्जा नहीं कराई है। चलिए मैं मान लेता हूं कि बाकी मुकदमे सारे फर्जी लग गए, भैंस चोरी, बकरी चोरी, भाई आपने जिनका रातों रात घर उजाड़ दिया, उनके जानवर मवेशी सब उठा के फिरवा दिए, उन्होंने मुकदमे दर्ज कराए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो फर्जी आपने दस्तावेज के आधार पे, जो आपके ट्रस्ट में जिस तरह की आर्थिक गड़बड़ियां मिल रही हैं, लेने देने वालों का डाटा नहीं है, तमाम तरह की चीजें हैं। आप कॉस्टिंग 35 करोड़ बता रहे हो, 150 करोड़ में बनी है, उसकी जांच सीपीडब्ल्यूडी कर रही है। तमाम तरह की अनियमितताएं हैं जिसके खिलाफ जांच चल रही है। और खान साहब को बड़ा गुस्सा आता है। खान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, ये वही खान साहब हैं जो महिलाओं के अंतर वस्त्र देखते हैं, ये वही खान साहब हैं जो वहां की नवाब की पत्नी के लिए उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जयाप्रदा के लिए उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो आजम खान साहब ने न सिर्फ भ्रष्टाचार किया, आजम खान साहब ने न सिर्फ अनियमितता की, आजम खान साहब ने न सिर्फ फर्जीवाड़ा किया, आजम खान साहब ने जुबान से भी इतने जहर उगले हैं उसी रामपुर में, वही रामपुर के लोगों के खिलाफ, वहां के सियासत करने वालों लोगों के खिलाफ, कि आज उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ये 100-150 मुकदमे दर्ज नहीं कराए। आकाश सक्सेना लड़ रहे हैं, आकाश सक्सेना उनसे पहले से लड़ रहे हैं, आकाश सक्सेना ने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं। लेकिन जो भी इस मामले में सजा हुई है फर्जी जन प्रमाण पत्र के मामले में, ये क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने बना के उनको दे दिया था, या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना के दिया? भाई ये तो उन्होंने ही बनवाए ना, और अपने निजी फायदे के लिए बनवाए, बेटे को चुनाव लड़वाने के लिए बनाए। तो इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि आखिर वो फर्जी दस्तावेज क्यों तैयार कराए? जो 2 पैन कार्ड उन्होंने अपने नाम पे बनवाए अलग अलग, वो क्यों बनवाए? जी बिल्कुल। देखिए विजय उपाध्याय जी के बीच में मनोज जी आज आपसे जवाब ले लेंगे, क्योंकि विजय उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गए थे, इसलिए उनसे एक बार उनकी प्रतिक्रिया जरूरी है। विजय उपाध्याय जी आप सबको सुनिए, सारे पैनलिस्ट को आप सुन रहे हैं, बीजेपी को भी, ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सभी को आप सुन रहे हैं। आजम खान साहब को एनकाउंटर का डर भी सता रहा है। आजम खान पर तमाम सारे मुकदमे भी एक साथ उन पे चस्पा कर दिए गए, अभी जेल से बाहर आए फिर वापस अंदर उनको जाना पड़ा। कांग्रेस पार्टी या तमाम जो दूसरे गैर भाजपाई दल है सब ये चाहते हैं कि उनके सारे अपनी जो राजनीति है मुस्लिम मतों को लेकर के वो भी बनी रहे, लेकिन इन सबके बीच आरोप तो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में आजम खान की जो स्थिति है, एक तरीके से कह सकते हैं सियासत के केंद्र में आ गए। आरोप ये भी लग रहे हैं कि अखिलेश यादव उस तरीके से समर्थन नहीं कर रहे, उस तरीके से सड़कों पर उतर नहीं रहे। एक आरोप ये भी लग रहा है, तमाम लोग उस पर भी बयान दे रहे हैं। तो अगर आप परिदृश्य को देखें तो क्या समझ में आता है आपको?
देखिए, आजम खां बहुत तपे तपाए नेता हैं। बहुत लंबे समय तक उन्होंने राजनीति की, 9 बार विधायक रहे, राज्यसभा सदस्य रहे, 4-5 बार लोकसभा सदस्य रहे, लेकिन जनता का जनाधार खो गए चुनाव। अभी देखिए क्या स्थिति हुआ, कौन लोग जीते हैं, वो अलग एक इशू है। लेकिन एक दबदबा उनका वैसे ही था जैसे किसी दूसरे बाहुबली का दबदबा अपने इलाके में होता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? जब आजम खां सपा की सरकार थी 3 से 7 के दरमियान, तो उन्होंने चहरदीवारी शुरू की थी उस यूनिवर्सिटी की। और मैं बताऊं, जौहर ट्रस्ट जो है वो निजी है पूरे तौर पे, उसमें परिवार के ही मेंबरों का बहुमत है, यानी कोई भी फैसला लेना होगा तो परिवार के सदस्य बैठ के फैसला ले लेंगे। एक बात। दूसरा, जो एक्ट उनका पास हुआ, यूनिवर्सिटी एक्ट, उसमें 2/3 बहुमत से है कि उसको डिसॉल्व अगर करना है तो 2/3 बहुमत, यानी सामान्य बहुमत नहीं चाहिए। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन किया गया था, इस वजह से 2 राज्यपालों ने उसे स्वीकृति नहीं दी। बाद में एक एडहॉक राज्यपाल आए, उन्होंने उसको स्वीकृति दे दी। तीसरी बात यह है कि 2007 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई और बसपा की सरकार आ गई, जिनके साथ समाजवादी पार्टी ने 2019 का चुनाव लड़ा था मिलकर, बसपा की सरकार में भी उस बाउंड्री को कई जगह से मायावती के सरकार में गिराया गया था और ये कहा गया कि इसमें ग्राम समाज की जमीनें, दलितों की जमीनें नीचे बाउंड्री के अंदर दबा ली गई। तो ये कोई अकेली घटना नहीं है कि आज की घटना है, विक्टिम कार्ड खेल दीजिए कि नहीं हम तो बहुत पीड़ित किए गए। उन्होंने लोगों को पीड़ित किया वहां। आप अगर इसमें उनकी पीड़ा कितने लोगों की है तो एफआईआर का आप सिलसिलेवार ब्यौरा दीजिए। मैं बता रहा हूँ, बकरी चोरी एक वृद्ध महिला ने लिखाया है उनके खिलाफ, किसी दूसरे नहीं। उसमें कुछ एक आले हसन सीओ साहब वहां हुआ करते थे, उसमें आजम खां 120B के मुलजिम है। डायरेक्ट उनके ऊपर बकरी चोरी का आरोप नहीं है, 120B यानी उनके उकसावे पे। और कौन खोल के ले गया, वो नहीं कहा जा रहा चोरी करके घर ले गए, वो कह रहे हैं कि हमारा सारा सामान यहाँ से हटा दिया गया, हमें बेघर कर दिया गया। उस वृद्ध महिला ने एफआईआर लिखाई। इस तरह की ज्यादातर एफआईआर ऐसी। इसीलिए जब आजम साहब जमानत पे बाहर आए थे और पहली यात्रा उन्होंने रामपुर की थी, तो उन्होंने क्या बयान दिया था कि मुझे अपने लोगों ने पीड़ा पहुंचाई है, मुझे कष्ट इस बात का है कि रामपुर के लोगों ने मुझे पीड़ा पहुंचाई है। तो वो रामपुर के लोगों के लिए कह रहे थे, जिसका हम लोगों ने, मीडिया के कुछ लोगों ने ये अर्थ निकाल लिया था उनके बयान का कि शायद वो अल्पसंख्यकों के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो अल्पसंख्यकों के लिए नहीं, रामपुर के उनके अपने लोगों की बात कर रहे थे, यानी जिनको अपनी रियाया वो समझते थे। लड़ते तो नवाबों के खिलाफ थे, लेकिन असल में दबाव वो अपने हिसाब से चाहते थे। चाहे वहां जो डेवलपमेंट के काम, बहुत मनोज जी बहुत ही सुलझे हुए प्रवक्ता हैं और बहुत अच्छे ढंग से उनका बचाव कर रहे हैं, लेकिन जो पुल बना है, एक ओवरब्रिज बना है वहां पे, उस ओवरब्रिज के बारे में आप अपने रिपोर्टर को ऑनलाइन ले लीजिए, वो बता देगा कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट हुआ और किस तरीके से बना। वो जो इनकी यूनिवर्सिटी बनी, कोई सरकारी योजना जाती थी तो यूनिवर्सिटी कैंपस में बन जाएगी वो। इसीलिए उसमें ईडी क्यों इन्वॉल्व हुआ है कि करीब बड़ी मात्रा में सरकारी पैसे की जो कोई सामुदायिक केंद्र है, कोई पावर हाउस है, कोई और चीज बननी है, तो वो कहते थे कि बस हमारे ही कैंपस में बना दो, जमीन दे देते थे, कैंपस में बन जाता था, चूंकि प्रेशर हुआ करता था। तो सत्ता में रहते हुए अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो बाद में आपको दिक्कतें आएंगी। अच्छा देखिए, हम कहते हैं कि सारे मुकदमे सरकार ने बायस ढो के लिखाए। हाँ, हो सकता है बायस ढो के लिखाया हो, लोगों को मौका दिया हो कि आप लिखाइए, हम आपके साथ हैं, तो लोगों की हिम्मत हुई और उन्होंने लिखा दिया। लेकिन अगर कोर्ट में चीजें जा रही हैं तो वहां से तो बेदाग बरी हो जाना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस तो जांच में अगर चार्जशीट ठीक से नहीं लगाएगी तो बेदाग बरी हो जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो बड़े बड़े बाहुबली, जिनको सब जानते हैं कि इन्होंने इतने मर्डर किए हैं, उनके ऊपर एक भी चार्ज नहीं है, चार्जशीट नहीं लगती है और एक मामले में उनको सजा नहीं। तमाम बाहुबली हैं, दर्जनों ऐसे बाहुबली हैं। तो ये एक सिलसिला है जो डेमोक्रेटिक नहीं है। और राजनीति में, खास तौर पे समाजवादी राजनीति में, तो दबदबे की सियासत कभी है ही नहीं। अगर समाजवाद में समता मूलक नहीं समाज है तो फिर हम बेसिक परिभाषा को ही उसके मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं। जब मुलायम सिंह जी गए थे उस यूनिवर्सिटी के उद्घाटन में, तो अहंकार क्या बोल रहा था कि इसमें दाऊद इब्राहिम का पैसा लगा है, इसमें फलाने का पैसा लगा है। और ओपन मीडिया में आपके यहाँ फुटेज आज भी पड़ा होगा। इस तरह की भाषा अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप सबको अपने अंगूठे पे रखना चाहते हैं, ये जताना चाहते हैं कि मैं जो चाहूंगा वही होगा। और जब स्थितियां बदलती हैं और सबूत छोड़ के आप जाते हैं, अब जैसे लाइब्रेरी की किताबें थी, रजा लाइब्रेरी की तमाम चीजें, एक वहाँ यूनानी सेंटर था उसका था, एक मदरसा था उसका था, कितनी चीजें हैं उसमें। ठीक है, उनके साथ, हम लोगों के साथ हमारी मेंटलिटी ये है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों की,
कि हमको किसी ने लाख पीड़ा पहुंचाई हो, लेकिन जब वो पीड़ित होता है 5 साल बाद तो हमें लगता है यार गलत हो रहा है इसके साथ। तो ये जो मनोभाव है वो तो ठीक है, इससे हमें भी लगता है कि आजम खान साहब के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन मैं जब एक पत्रकार के नाते जब हिस्ट्री देखता हूँ कि आजम साहब का दबदबा क्या था कि उनके विभाग में कोई बोल नहीं सकता था, जो वो चाहते थे वही करते थे। उनके अधिकारी कौन थे लगातार, मतलब आप खुद मानस जी इस बात को याद होगा आपको, एक बार एक गेस्ट हाउस में रुके थे, एक कर्मचारी को अपने बंगले में बंद कर दिया था। मतलब कितनी घटनाएं गिनाई जाएं, सिलसिलेवार घटनाओं का लंबा ब्यौरा। और मैं ऐसा कहता हूं कि राजनीति में जो नेता गलत करेगा, दूसरी सरकार आएगी, वो उसके कर्मों का फल कहीं न कहीं उस समय उसको मिलेगा, क्योंकि कानून तो जिंदा रहता है, कानून मरता नहीं है। और कानून लोगों के साथ भेदभाव लोग करा लेते हैं, चार्जशीट में करा लिया, सबूत गायब कर दिया, लेकिन आरोप तो होते हैं, आपको केस तो फेस करना पड़ेगा, कोर्ट में जाके आपको अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी, और वही सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये जो मामला है बर्थ सर्टिफिकेट का, ये तो पेचीदा है, और मुझे लगता है कि दोनों का उपयोग उन्होंने, उनके बेटे ने किया है। तो यहाँ तो मामला बहुत ही अलग है। हालांकि उन्होंने काफी वीडियो फुटेज वगैरह दिए हैं कि मेरा बेटा पहले इतना बड़ा था और वो पहली सर्टिफिकेट शायद गलत थी तो दूसरी इसलिए बनवा लिया, लेकिन पहली सर्टिफिकेट से सारी पढ़ाई कर लिया, पहली सर्टिफिकेट से पासपोर्ट बनवा लिया, फिर अचानक वो 2 साल बड़ा हो जाता है क्योंकि चुनाव लड़ लिया। तो ये अपने आप में बताता है कि कानून का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। रोहित अग्रवाल जी, कई बार ऐसा भी होता है, इस पे किसी के पक्षपात की, किसी उसकी कोई इसमें सियासी उसको चश्मे से देखने की जरूरत नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जब आदमी पावर में होता है तो बहुत सारी चीजें ऐसी कर जाता है जिसका उसको एहसास नहीं होता कि आगे इसका उसको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, या उसके ऊपर भी कभी कोई जांच या कभी कुछ ऐसा हो सकता है, उसके ऊपर भी शिकंजा कस सकता है। क्या आपको लगता है कि आजम खान उसी का शिकार हो गए? उनको लगता होगा कि हमारे खिलाफ कौन बोलेगा, मैं इतना बड़ा नेता। उस वक्त तो ऐसी बातें भी हो रही थी कि देश की सत्ता, और बात सही भी कि 10 साल कांग्रेस की सरकार को समर्थन भी दिया आपने। आपको लगता है कि इसी गफलत का शिकार हो गया आजम खान और उसी को हथियार बना लिया आज बीजेपी ने? देखिए मानस भाई, एक हमारी संस्कृति के अंदर एक बात बिल्कुल साफ है कि मनुष्य कोई बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। मैं आपकी सारी बात मान लेता हूं, आपकी भाजपा प्रवक्ता की और विजय उपाध्याय जी की मैं सारी बात मान लेता हूं कि आजम खान जी ने बहुत अत्याचार किए, बहुत गलत किया उन्होंने, और उन्होंने पूरी जमीन हथियार ली और बकरी चोरी कर ली, भैंस चोरी कर ली, किताब चोरी कर ली, और मतलब इतना उन्होंने परेशान कर दिया वहां की जनता को कि मतलब वहां की जनता मतलब आक्रोशित हो गई और वो कुछ कर नहीं पा रही थी। तो मैं ये जवाब चाहता हूँ कि नहीं, अरे विजय भाई, मैं बोल तो लूं भाई, विजय भाई मतलब आप तो मेरे को जानते हो, मैं जानता हूँ। हाँ, तो विजय भाई ने लेकिन खुद अभी कहा कि 9 बार विधायक और कई बार सांसद, तो ये वोट क्या, ये वोट भी अपने आप पेटी के अंदर गिर जा रहा था, ये वोट तो जनता नहीं दिया था ना, तो ये वोट कौन दे रहा था? और मुझे जहां तक याद है कि आजम खान साहब के खिलाफ जो व्यक्ति खड़ा होता था शायद ही चंद वोट पाता था, वो ज्यादातर जमानत जब्त करवा के जाता था, है ना, मतलब ज्यादातर, ये तो नहीं कहूंगा हर बार जमानत जब्त करा के आता था। तो ये जो वोट दे रहा था, तो सबसे बड़ी दोषी तो फिर जनता हो गई कि अगर जनता इतने बड़े अत्याचारी को वोट दे के 9 बार विधायक बनाती है, 5 बार सांसद बनाती है, तो मतलब इसके लिए तो फिर जनता से जवाबदेही होनी चाहिए ना, मतलब सारी जवाबदेही हम ही से क्यों करेंगे आप? दूसरी चीज, एक बात बहुत देर से कही जा रही है, सड़कों पे नहीं उतर रहे समाजवादी, सड़कों पे नहीं उतर रहा विपक्ष। नहीं तो आप क्या चाहते हो, जब हम आगजनी करेंगे तभी आपको हम दिखेंगे कि हम जो आवाज उठा रहे हैं? नहीं, आप क्या चाहते हो कि जब हम शहर बंद कराएंगे तभी आपको दिखेंगे कि हम आवाज उठा रहे हैं? आपको लोकतंत्र के अंदर बिल्कुल विश्वास नहीं है, तो हम जानते हैं कि आपका विश्वास लोकतंत्र के अंदर नहीं है, परंतु हमारा तो विश्वास है। हमको तो पता है कि लोकतंत्र जब तक मजबूत है तब तक आप चाहे जितना जुल्म कर लो, चाहे जितना बुलडोजर चला लो, चाहे जितना एनकाउंटर कर लो, परंतु जीत लोकतंत्र की होनी है। तो हम तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जितने
भी साधन है, उससे हम आवाज उठा रहे हैं। एक आरोप हमेशा लगता है निरंतर कि सब ट्वीट कर देते हैं। देखिए, ट्विटर की जो व्यवस्था है वो अभी 5-7-10 साल में आई है, और ट्विटर भी एक बड़ा साधन है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अपनी बात को जो है जनता तक पहुंचाने का, अपनी बात को सही माध्यम तक से मीडिया तक पहुंचाने का, अपनी बात को पुरजोर तरीके से अपना विरोध दर्ज करने का। तो ये कह देना कि सिर्फ ट्विटर की राजनीति करते हैं, अरे भाई ट्विटर से तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। आज जो ये सत्ता में बैठे हैं, खाली युवाओं को जुमलेबाजी प्रस्तुत करके और युवाओं को गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी ने ट्विटर के माध्यम से तो सरकार बना ली, और आप हम पे आरोप लगाते हैं कि साहब ट्वीट मत करो। आप क्या चाहते हो कि हम खाली जो है आपको ये लगता है कि हमारी डिग्री भी फर्जी है? अब डिग्री फर्जी तो बहुत लोगों की है, अजय राय और पार्टी के 30-33 की भी डिग्री फर्जी है। जी आनंद दुबे जी कुछ कहिए, मुझे एक लास्ट कमेंट निषाद साहब से लेना। जी देखिए, रोहित जी ने बड़ी अच्छी बात अपनी बात को कंटेंट, रोहित जी ने कहा कि 9 बार आजम साहब को विधायक बनाया तो क्या जनता दोषी है, जनता को लगा। अब ये कह रहा है कि जब हमको सरकार बना दिया तो इन्होंने कहा कि नहीं हमने गुमराह करके बना लिया। मतलब यहाँ ये कह रहे हैं कि जनता गुमराह होकर हमको बना दी, और वहां ये कह रहे हैं कि जनता ने आशीर्वाद देकर उनको बना दिया। मतलब नजरिया है। जी वो नजरिया बदलता रहता है। मनोज यादव जी प्लीज, मनोज यादव जल्दी से कंक्लूड करिए, बस एक लास्ट कमेंट। देखिए, दो महत्वपूर्ण बिंदु कहने हैं और शायद मेरे ख्याल से उस पूरी डिबेट में बातें क्लियर हो जाएंगी कि क्या है। इस सरकार की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल क्रेडिबिलिटी नहीं। कारण यह है, इस सरकार का एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बयान देता है कि हाथरस में बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ, और बात झूठी साबित है। सीबीआई कहती है कि रेप हुआ। तो इस सरकार के पुलिस के द्वारा लगाए गए मुकदमे झूठे हैं, उस पर कोई तथ्य नहीं है। उसमें वो कहते नहीं, गांव में मलाई और शहद लगा के उसको परोसा गया। एक बात। दूसरी, आकाश सक्सेना के खिलाफ समाजवादी पार्टी के पास सैकड़ों सबूत आ चुके हैं, और बीजेपी के विधायकों के पास के तमाम सबूत आ चुके हैं। हम सही समय का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन हमको टाइम मिल गया, हम बाकायदा शतक मारेंगे, हर सबके खिलाफ शतक। और परेशान मत हो, बिलबिलाओगे, कोई धमकी नहीं है, मोहब्बत से कह रहा हूं, बिलबिलाओगे। कुंवर सिंह निषाद जी, अजय राय जी और अखिलेश यादव के बीच में तलखी, लेकिन सबसे पहले समर्थन किया अजय राय जी ने। लगी मिर्ची, ये कहते हैं सहानुभूति है। कुंवर सिंह निषाद जी इसीलिए बिलबिला रहा है। देखिए, जब बात आएगी किसी के ऊपर उत्पीड़न की, अन्याय की, तो हम लोग पूरे तरह से उसके साथ खड़े हैं। और हमें लगता है कि मुसलमान होने के कारण आजम खान साहब को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और पूरी कांग्रेस पार्टी आजम खान साहब का जो उत्पीड़न हो रहा है उनके साथ खड़ी है। और गलत जहां भी होगा, और ये बात अभी भ्रष्टाचार की कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का ये आलम है कि बिना पैसे दिए अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर एक पटवारी से साइन करा के दिखा दे तो ये जाने, अगर बिना पैसा दिए अगर पुलिस कोई काम करती हो तो जाने। और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की यह स्थिति है कि 10 दिन पहले लखीमपुर खीरी में स्कूल जाती हुई बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है। 1 महीने पहले एटा में स्कूल जाती हुई बेटी के साथ बलात्कार होता है और उसकी हत्या होती है, और आज तक उनके जो हत्यारोपी है उनको पकड़ा नहीं जाता है। यह भारतीय जनता पार्टी के कानून व्यवस्था की स्थिति है। और जो आजम खान साहब ने जो आरोप लगाया है वो गलत नहीं है, उसका गंभीरता से लेना चाहिए। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद दुबे जी आपका, कुंवर सिंह निषाद जी आपका भी, मनोज यादव जी आपका, रोहित अग्रवाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और विजय उपाध्याय जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे आजम खान और उन पर छिड़ी सियासत की। आजम खान को एनकाउंटर का डर सता रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो ये कह रही है कि आजम खान पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबको कानून के हिसाब से ही चलना होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।